हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी आर्ट्स में। आज हम सब इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं फिर से क्लास 12 का। जिस चैप्टर का नाम है आपका उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। ये चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 का ये पार्ट 2 होगा। याद रखिएगा, चैप्टर 2 का ये पार्ट 2 होगा और इसमें हम लोग सिर्फ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। और डिमांड एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में भर भर के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप हमारे तक पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, किस तरह से हम लोग ग्राफ के माध्यम से और हम लोग इकोनॉमिक्स में जो न्यूमेरिकल का जो पार्ट होता है डिमांड से ही शुरू होता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक आपके लिए होगा ये होगा आपका डिमांड। डिमांड को हिंदी में जनरली कहा जाता है मांग। डिमांड को हिंदी में जनरली क्या कहा जाता है? मांग कहा जाता है। तो मांग है क्या? सबसे पहला प्रश्न आपके लिए यही है कि मांग है क्या। तो मांग क्या है? तो वस्तु की वह मात्रा जो एक दी गई कीमत पर दिए गए समय में खरीदी जाती है, मांग कहलाती है। यानी एक वस्तु की मात्रा है, वस्तु की क्या है? एक मात्रा है और दी गई कीमत में के एक समय में जब उसको खरीदा जाता है तब उसी को हम लोग मांग कहते हैं या डिमांड कहते हैं। कहा गया है कि इसके कुछ नियम भी होते हैं, मांग के कुछ नियम भी है। तो कहा गया है कि अन्य चीज़ें समान रहने पे, अन्य चीज़ें समान क्या क्या होगी वो हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से चीज़ें समान रहने पर मांग का नियम यह हमें बताता है। क्या बताएगा? कि वस्तु कीमत एवं वस्तु की मात्रा में विपरीत संबंध होता है। याद रखिएगा कि वस्तु की मात्रा यानी क्वांटिटी, वस्तु की मात्रा यानी क्वांटिटी और वस्तु की कीमत यानी वस्तु का जो प्राइस है वो एक दूसरे का विपरीत होगा। विपरीत कैसे होगा? तो आप जानते होंगे कि अगर आप मार्केट जाते होंगे तो जिस वस्तु की कीमत ज़्यादा रहती है उससे हम लोग कम खरीदने की कोशिश करते हैं और जिस वस्तु की कीमत कम होती है उससे हम लोग ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं। यानी एक तरह से समझ लीजिएगा, मांग और कीमत जो होगा वो एक दूसरे का क्या होगा? विपरीत होगा। मांग और कीमत जो होगा एक दूसरे का क्या होगा? विपरीत होगा। तो यही वो विपरीत का मतलब अपोजिट होता है। विपरीत का मतलब क्या होता है? अपोजिट होता है, याद रखिएगा। तो कहा गया है कि अपोजिट संबंध होता है, जैसे कीमत में वृद्धि होने पे मांग में कमी हो जाएगी। जब किसी वस्तु का कीमत बढ़ जाएगा उसका डिमांड यानी उसकी मांग जो होगी वो कम हो जाएगी और जब वस्तु की कीमत घट जाएगी तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। कहा गया कि मांग के कुछ नियम के शर्तें हैं जो पीछे हमने बताया कि अन्य चीज़ें समान रहने पे क्या है, वो अन्य चीज़ें यहीं पे होगा। तो कहा गया है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ना हो। चलिए समझते हैं उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो। अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है, अगर मान लीजिए कि वो डेली का 500 रुपये कमा रहा है, अगर उसकी आय बढ़ा दी जाए, डेली 500 से 1000 रुपये बढ़ा दी जाए तो जाहिर सी बात है कि उसकी मांग जो है, डिमांड जो है वो भी बदल जाएगी। तो कहा गया है कि उसकी आय में परिवर्तन ना हो। अगर आय में परिवर्तन नहीं होगा तो हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। दूसरा है वस्तु साधारण होनी चाहिए। वस्तु क्या होनी चाहिए? साधारण वस्तु होनी चाहिए। गिफिन वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, नहीं लग्जरी वस्तुएं होनी चाहिए। वस्तु क्या होनी चाहिए? साधारण होनी चाहिए। तीसरा नियम बताता है कि वस्तु के गुण में परिवर्तन न हो, वस्तु के क्वालिटी में। देखिए उधर हमने क्वांटिटी बोला था, यहाँ पे बताया गया क्वालिटी। तो वस्तु के क्वालिटी में बदलाव नहीं होने चाहिए। तो तीसरा जो नियम यही बदलाव जा रहा है कि वस्तु की क्वालिटी यानी गुण में परिवर्तन न हो। और चौथा बताया जा रहा है कि उपभोक्ता की आदत में बदलाव ना हो। जैसे हम और आप जो कंज्यूमर है, अगर हमारी आदतें बदल जाएगी तो हमारा डिमांड भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने की संभावना भी नहीं होनी चाहिए। अगर भविष्य में उसकी कीमत में परिवर्तन होने की संभावना होगी तो उसका मांग या तो घट जाएगा या तो उसका मांग बढ़ जाएगा, चाहे कितना कीमत भी क्यों ना हो। अगर आपको बता दिया जाए कि कल अगर सब्जी का दाम एकाएक 50 के जगह पे 100 या 500 होने वाले हैं तो आज ही आप क्या कर दीजिएगा? मार्केट जा कर के सब्जी सारे खरीद के लिए आइएगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम हो चुका है कि भविष्य में उसकी कीमतें बढ़ने वाली है। तो कहा गया है कि भविष्य में वस्तुएं की कीमतें में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारे चीज़ को फॉलो किया जाए तभी मांग का नियम वहाँ पे लागू होगा, वरना मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो मांग के नियम के शर्तों को जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे।
आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है कि मांग वक्र किसे कहा जाता है। चलिए, मांग वक्र, डिमांड का जो कर्व लाइन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कहा गया है कि किसी उपभोक्ता द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा, किसी उपभोक्ता द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा और उस वस्तु की कीमत के बीच के संबंध को जब रेखा चित्र में, जब किसी चीज़ को हम लोग रेखा चित्र यानी ग्राफ के रूप में जब हम उसे प्रदर्शित किया जाता है, तब उसी को हम लोग मांग वक्र कहा जाता है। यानी जब हम किसी चीज़ को ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, तब उस चीज़ को वक्र के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे डिमांड की बात हो रही है, तो जब हम डिमांड को ग्राफ के रूप में निरूपित करेंगे, जब उसे हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इसी को जनरली मांग वक्र कहा जाता है। मांग वक्र का ढाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मांग वक्र की ढाल निकालिए, तो कहा गया है कि ऊपर में कीमत परिवर्तन यानी डेल्टा पी रखिएगा। पी मतलब प्राइस और डेल्टा बताता है आपके चेंजिंग को बताता है, परिवर्तन को बताता है। और नीचे दिया गया मांगी गई मात्रा में परिवर्तन यानी क्वांटिटी डेल्टा क्यू हो जाएगा। याद रखिएगा, मात्रा में परिवर्तन डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू हो जाएगा। आगे दिया गया है कि जहां x मात्रा को इंगित करता है तथा y कीमत को। चलिए ग्राफ में देखिएगा, जनरली हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है, ग्राफ जनरली किस तरह से बनाया जाता है, तो देखिएगा कि जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं वो इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, और इसे कहा जाता है y एक्सिस और इसे कहा जाता है x एक्सिस कहा जाता है। तो यहीं पे बोला गया x मात्रा को यानी x एक्सिस जो है वो क्वांटिटी को बता रहा है। x एक्सिस क्या बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है, मात्रा को बता रहा है। और y एक्सिस जो है हमें क्या बता रहा है, प्राइस के बारे में बता रहा है, कीमत के बारे में y एक्सिस बता रहा है, समझिएगा। तो क्या बताया गया है कि मांग वक्र की ढाल जो होती है वो ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक का मतलब हो गया नेगेटिव में होगा। क्यों नेगेटिव में होगा, तो कहा गया है कि जैसे जैसे बोला गया है कि प्राइस बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ते चला जाएगा, जो उसकी ढाल है वो नीचे की ओर गिरती चली जाएगी, यानी वस्तु का जो मांग है वो घटते चला जाएगा। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कहा गया है कि वस्तु की कीमत, देखिए बताया गया है कि वस्तु की कीमत कम होने पे अधिक वस्तुएं खरीदी जाती है। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि ए नाम का एक व्यक्ति है, ए का डिमांड, डिमांड का मतलब ए व्यक्ति है। मान लीजिए ए के जगह पे आप अपने आप को रख लीजिए या आप हमें ही समझ लीजिए। जैसे कि हम अगर ए व्यक्ति हैं तो कहा गया है कि कोई वस्तु की कीमत अगर 20 रुपया है तो हम कितने वस्तु को खरीद रहे हैं, 3 वस्तुओं को खरीद रहे हैं। अगर वस्तु की कीमत कितनी रुपया दिया गया है, 20 रुपया दिया गया है, तो हम 3 वस्तुओं को खरीद रहे हैं। अगर वस्तु की कीमत 16 रुपया कर दी जाए तो हम वस्तु को कितना खरीद रहे हैं, 4 वस्तुओं को खरीद रहे हैं। अगर वस्तु की कीमत को 12 रुपये कर दिया जाए तो हम 5 वस्तुएं खरीद रहे हैं, और वस्तु की कीमत अगर 10 रुपये कर दी जाए तो हम 6 वस्तुओं को खरीद रहे हैं। यानी जैसे जैसे वस्तु की कीमत जो हो रही है वो घटती चली जा रही है। वस्तु की कीमत क्या हो रही है, घटती चली जा रही है। हमारा जो मात्रा है वो क्या होते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है कि मांग वक्र की जो ढाल होती है वो हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्या होगी, हमेशा ऋणात्मक होगी। कहा गया है कि कीमत अधिक होने पे हम लोग वस्तुएं कम खरीदते हैं, इसीलिए मांग वक्र की जो ढाल होती है वो ऋणात्मक होती है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ग्राफ को हम लोग रिप्रेजेंट यहाँ पर किए हैं। आगे आते हैं हम लोग। कहा गया कि व्यक्तिगत मांग वक्र क्या है। व्यक्तिगत, एक व्यक्ति का मांग वक्र क्या होगा, तो कहा गया है कि जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, वस्तु की कीमतें क्या हैं, विभिन्न है, यानी वस्तु का प्राइस जो है वो अलग अलग है, पर एक उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांगी गई मात्राओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है। अभी जिस तरह से हमने पीछे पढ़ा है, यहाँ पे दिया गया है कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब ये समझिएगा क्या है, जो पीछे हमने पढ़ा वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है, तो व्यक्तिगत मांग वक्र प्रकट करता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो एक व्यक्ति A1 नाम का व्यक्ति है जो 10 रुपये में
एक वस्तुएं खरीदता है। कहा गया है अब A2 नाम का व्यक्ति है, उसी वस्तु को 8 रुपये में 3 वस्तुएं खरीदता है, और इस तरह से ये ग्राफ जो है वो नीचे की ओर डाउन होते चला जा रहा है। इसी संयोग को, इसी ग्राफ रिप्रेजेंटेशन को जनरली क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत मांग वक्र कहा जाता है। तो अगर आपको एग्जाम में व्यक्तिगत मांग वक्र अगर आपको सजाने के लिए या ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, आप इस माध्यम से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इधर हमेशा प्राइस रखिएगा और इधर हमेशा क्वांटिटी रखिएगा, याद रखिएगा, यानी प्राइस यानी कीमत, क्वांटिटी यानी यहाँ पे आपको मात्रा रखना होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है बाजार मांग क्या है। चलिए बाजार मांग क्या है, तो कहा गया है कि बाजार में अलग अलग लोग जाते हैं। बाजार में कितने लोग जाते हैं? तो बाजार में अलग अलग लोग जाते हैं, लेकिन बाजार की जो कीमतें होती है वो फिक्स होती है। तो अब देखते हैं कि बाजार में जब अलग अलग लोग जाएंगे तो क्या होगा। यहाँ पे पहले समझ लेते हैं, जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बाजार के सभी उपभोक्ता के लिए, इसके पीछे वाले में एक उपभोक्ता का जिक्र था, यहाँ सभी उपभोक्ताओं को यानी टोटल कंज्यूमर के बारे में बताया जा रहा है, द्वारा मांगी गई मात्राओं के योग को, जोड़ का मतलब होगा ऐड, जोड़ मतलब ऐड, या इसी को हम लोग कहते हैं सम, इसी को हम लोग जनरली कहते हैं योग भी कहा जाता है, हिंदी में इसे योग भी कहते हैं, हिंदी में इसे योग भी कहते हैं। तो अगर इस चीज़ को अगर वो प्रकट करेगा तो अब इसी को हम लोग जनरली क्या कहते हैं? बाजार मांग। अब हम लोग इसको ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। कहा गया कि ए नाम का व्यक्ति, मान लीजिए कि यहाँ पे ए ना दे करके राम दे देते हैं और यहाँ पे श्याम दे देते हैं। राम और श्याम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कहा जा रहा है कि राम जो है बाजार गया, राम जो है वो क्या गया? बाजार गया, और कहा गया है कि 20 रुपये में वो कोई वस्तु 3 वस्तु खरीद रहा है। फिर उसके बाद बोला गया है कि उसके पास अगर 20 रुपये नहीं है, 16 रुपये है, याद रखिएगा, 20 रुपये में, यानी कहा गया कि वस्तु की कीमत 20 रुपया थी, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा कि वस्तु की कीमत जो थी वो 20 रुपये थी, तो वो 3 वस्तुएं खरीद रहा है। वस्तु को कीमत घट करके 16 रुपया कर दिया गया, वो 4 वस्तुएं खरीद रहा है। वस्तु की कीमत 12 रुपये कर दिया गया, वो 5 वस्तुएं खरीद रहा है। और वस्तु की कीमत 10 रुपये है, वो 6 वस्तुएं खरीद रहा है। यानी जैसे जैसे कम हो रहा है वस्तु की कीमत, वो बढ़ाते, वस्तु की जो मात्रा है वो बढ़ाते चल जा रहा है। कीमत कम होने पर मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब श्याम जो है वो देखिए क्या कर रहा है, श्याम भी सेम काम हो रहा है। कहा जा रहा है कि जिस वस्तु की कीमत 20 रुपया थी वो 2 वस्तुएं खरीद रहा है। अब दुकानदार ने कहा कि नहीं चलिए हम 16 रुपया कीमत कर देते हैं, तो उसने कहा कि ठीक है हमें एक बढ़ा के दे दीजिए, 3 दे दीजिए। कहा कि ठीक है और कम कर देते हैं, वस्तु की कीमत अगर 12 रुपये कर दिया जाए तो वो कह रहा है कि हमें 5 मात्रा दे दीजिए, यानी 5 दे दीजिए। तो ये हो गया 2 वस्तुओं के बारे में, एक राम ने वस्तु खरीदा और एक श्याम ने वस्तु खरीदा। अब इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो कहा गया है कि इन दोनों के, क्योंकि दोनों का 2 अलग अलग व्यक्ति हैं और अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग मांग होती है, इसी दोनों को ऐड को हम लोग मार्केट डिमांड कहते हैं। इसी दोनों ऐड को हम लोग क्या कहते हैं? मार्केट डिमांड कहते हैं। अब यहाँ पे इस ग्राफ में समझिएगा, तो कहा गया है कि वस्तु की कीमत अगर 20 रुपया है तो 5 वस्तुएं खरीदा जा रहा है। कैसे 5 वस्तुएं खरीदे जा रहा है? तो 20 रुपया में ये व्यक्ति जो है वो 3 वस्तुएं खरीद रहा है, और 20 रुपया में ये व्यक्ति जो है वो 2 वस्तुएं खरीद रहा है। और दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 20 रुपया में कितनी वस्तुएं खरीदी गई? 5 वस्तुएं खरीदी गई। और इसी तरह से हम इस ग्राफ को आगे की ओर रिप्रेजेंट जब हम लोग करते जाएंगे, इसी को मार्केट डिमांड कर्व कहा जाता है, यानी बाजार मांग वक्र कहा जाता है। बाजार मांग वक्र, इंग्लिश में इसे मार्केट डिमांड कर्व कहते हैं और हिंदी में इसे बाजार मांग वक्र कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से मार्केट डिमांड और व्यक्तिगत डिमांड को हम लोग जान गए हैं। आते हैं अब आगे हम लोग, क्या है कीमत मांग क्या होती है? ठीक है, प्राइस डिमांड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और प्राइस डिमांड के हम लोग कर्व के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कहा गया है कि वस्तु की उन मात्राओं से जो एक निश्चित समय में कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाती है, कीमत एवं मांग में विपरीत संबंध होने के
कारण कीमत मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, अर्थात बाएं से दाएं। यानी पीछे जो हमने पढ़ा उसी को हम यहाँ पे सभी चीज़ों को एक साथ हमने ऐड कर दिया। क्या बोला गया है कि वस्तु की उन मात्राओं को जो एक निश्चित समय आपका पीरियड जो होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए। समय क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, क्योंकि समय बदलने से उपभोक्ता की आदतें भी बदल जाती है, आदमी का डिमांड भी बदल जाता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि निश्चय समय में समय क्या होना चाहिए? फिक्स, और निश्चित कीमतों पर कीमत भी अगर फिक्स कर दिया जाए तो उपभोक्ता द्वारा मांगी जाती है, उपभोक्ता द्वारा जो वस्तुएं मांगी जाती है, कीमत एवं मांग में विपरीत संबंध होने के कारण मांग वक्र का जो ढाल होता है वो जनरली क्या होगा? ऋणात्मक होता है। अब इसी को हम लोग यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से जानेंगे। हम लोग फिर से एक ही चीज़ को हम लोग अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये मात्रा हो गया और ये हो गया आपका प्राइस हो गया। प्राइस ए था तो वस्तु क्यू पे है, अगर प्राइस जो है वो क्या हो गया? P1 पे हो गया, यानी वस्तु क्या हो गया? Q2 हो जाएगा। ये व्यक्ति है, ए व्यक्ति, बी व्यक्ति, ये सी व्यक्ति का है, यानी अलग अलग व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। और एक जो गुड्स है, गुड्स का मतलब हो गया वस्तुएं। गुड्स मतलब क्या होते हैं? वस्तुएं होते हैं, याद रखिए। गुड्स मतलब वस्तुएं, और अलग अलग वस्तुओं के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। आय मांग, चलिए आय मांग यानी इनकम डिमांड। आय मांग और इनकम डिमांड है क्या? यानी कहा गया है कि आय मांग वक्र जो जर्मनी के अर्थशास्त्री एंजिल के नाम पर एंजिल वक्र भी कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि आय मांग किन के नाम पे दिया गया है? तो एक जर्मनी के एक इकोनॉमिस्ट थे, यानी अर्थशास्त्री थे, जिनका नाम है एंजिल, और एंजिल ने अपने नाम पर एंजिल वक्र दिया था, और इन्हीं के वक्र को आय मांग यानी इन्हीं के वक्र को आय मांग यानी इनकम डिमांड कहा गया है, इनकम डिमांड कहा गया है। अब होता इसमें क्या है? तो आय मांग वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी वस्तु की नेचर पे डिपेंड करेगा। आय मांग किस पे? यानी कहा गया है कि इनकम डिमांड जो है वो किस पे निर्भर करेगा? तो वस्तु के नेचर पे डिपेंड करेगा, वस्तु के नेचर पे डिपेंड करेगा कि वस्तु कैसा है। कहा गया है कि ये दो तरह का हो सकता है, या तो वस्तु श्रेष्ठ हो या सामान्य हो, श्रेष्ठ या सामान्य हो, या तो दूसरा हो गया कि घटिया वस्तु, जिसे हमें गिफिन वस्तुएं कहते हैं। घटिया वस्तुओं को जनरली इकोनॉमिक्स में क्या कहा जाता है? गिफिन वस्तुएं जनरली कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि श्रेष्ठ अथवा समान वस्तुएं कौन कौन सी है। तो कहा गया है कि श्रेष्ठ अथवा समान वस्तुएं उपभोक्ता की आय बढ़ने पे उसकी मांग भी बढ़ जाती है। जो सामान्य वस्तुएं हैं, नॉर्मल वस्तुएं हैं, हमारे जीवन में जो नॉर्मल वस्तुएं हैं, आय बढ़ने पे उसकी डिमांड को हम लोग जनरली क्या करते हैं? हमारा अगर इनकम बढ़ेगा तो हम वस्तुओं का मांग को भी बढ़ा देते हैं। आप मार्केट गए, आपके पॉकेट में अगर पैसा ज़्यादा रहेगा, जाहिर सी बात है आप ज़्यादा सामान खरीदने की कोशिश कीजिएगा। कैसी सामान है? जो आम सामान होगा, सामान्य वस्तुएं होंगी। क्यों? क्योंकि आपकी आय क्या हो गई? यानी आपके पॉकेट का इनकम बढ़ गया। जब आपकी पॉकेट का इनकम बढ़ गया तो सामान्य वस्तुओं का डिमांड भी क्या हो गया? बढ़ गया। इसी को जनरली हम लोग सामान्य वस्तुएं कहते हैं, जिसके कारण इसका वक्र धनात्मक होगा। धनात्मक को जनरली हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव होगा। वक्र इसका जनरली क्या होगा? पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा। और बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाएगा। याद रखिएगा कि ऋणात्मक में बाएं से दाएं नीचे आएगा, और ये बाएं से दाएं कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। देखिए ऊपर की ओर जा रहा है। कब? जब आपकी आय बढ़ जाएगी तो समान वस्तुओं का मांग भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। दूसरा है घटिया वस्तुएं। उपभोक्ता की आय बढ़ने पे उसकी मांग में कमी हो जाती है। घटिया वस्तुएं यानी जो आप मजबूरी में जो वस्तुएं खरीद रहे हैं। जैसे आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए, यानी अपने जीवन को बसर करने के लिए आप क्या करते हैं? जो घटिया से घटिया सामान भी होते हैं वो भी आप खरीद लेते हैं, जो आपके ज़रूरत के लिए नहीं है लेकिन आपके जीने के लिए ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे है ही नहीं, तो नहीं है तो कैसे भी तो जीवन जीना है। लेकिन अगर वही आपके पास पैसे आ जाएंगे तो उन घटिया वस्तुओं को छोड़ करके अच्छी वस्तुएं खरीदना शुरू कर देते हैं। तो कहा गया है कि घटिया वस्तुएं उपभोक्ता की आय बढ़ने पे उसकी मांग क्या हो जाती है? घट जाती है। उसकी मांग क्या हो जाती है? घट जाती है। अब यहाँ पे हम लोग इनकम
करते हैं सुपीरियर गुड्स के बारे में। सुपीरियर गुड्स कहने का मतलब हो गया समान वस्तुओं के बारे में, या इसे हम लोग बोलेंगे श्रेष्ठ वस्तुओं के बारे में। तो क्या होगा अगर मान लीजिए कि वस्तु की इनकम जो किसी व्यक्ति का इनकम जो है, इनकम लेवल बढ़ रहा है। देखिए अगर वस्तु का इनकम Y है तो और उसकी क्वांटिटी कितनी है, Q है। वस्तु का जो व्यक्ति है उसका इनकम Y है तो क्वांटिटी कितना है, Q है। और कहा गया कि उसका इनकम Y से बढ़ करके Y1 हो गया, यानी पहले Y था अब Y1 हो गया, यानी इनकम को जनरली क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो उसका वस्तुओं का डिमांड भी क्या हो गया, बढ़ गया। ग्राफ ऊपर की ओर भाग रहा है तो कीमत बढ़ने से जब मांग बढ़ जाती है वैसी वस्तुओं को हम लोग सुपीरियर गुड्स कहा जाता है, और इसी ग्राफ को इनकम डिमांड कर्व कहा जाता है। इसी वक्र को इनकम डिमांड कर्व यानी मांग आय मांग वक्र कहा जाता है, आय मांग वक्र कहा जाता है। अब कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं स्थापन्न। स्थापन्न का मतलब होता है उसके जगह पे दूसरी वस्तुओं का इस्तेमाल। जैसे कहा गया कि स्थापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के बदले ही एक ही उद्देश्य से, यानी दोनों का पर्पस जो है वो सेम है। दोनों का पर्पस क्या है, सेम ही है, लेकिन एक का अगर आय बढ़ गया, आय या कीमत बढ़ गया तो हम उसके जगह उसको हटा करके कम कीमत वाला वस्तु का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे समझिएगा कि चाय और कॉफ़ी, ठीक है, चाय और कॉफ़ी जनरली दोनों सेम पर्पस के लिए हम लोग पीते हैं, ठीक है। तो चाय और कॉफ़ी का पर्पस क्या है, दोनों का सेम है। तो कहा गया कि अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाएगी तो चाय की मांग भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि कॉफ़ी को लोग छोड़ करके चाय पीना शुरू कर देंगे। अगर इसी चीज़ को अगर हम उल्टे ढंग से कहा जाए कि अगर हम कॉफ़ी की कीमत घटा देते हैं और चाय की कीमत बढ़ा देते हैं तो लोग चाय छोड़ करके क्या पीना शुरू कर देंगे, कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे। तो ऐसी वस्तुओं को जनरली स्थापन्न वस्तुएं कहा जाता है। ऐसी वस्तुओं को जनरली क्या कहा जाता है, यानी एक के बदले दूसरे वस्तुओं का जब हम इस्तेमाल करते हैं और दोनों का पर्पस कहने का मतलब हो गया कि उद्देश्य, पर्पस कहने का मतलब उद्देश्य क्या है, दोनों का सेम ही है। या तो आप सुबह उठ करके आप लोग जनरली देखते हैं कि लोग सुबह उठते हैं तो चाय पीते हैं या तो कॉफ़ी पीते हैं, दोनों नहीं पीते हैं, या तो वो चाय पियेंगे नहीं तो कॉफ़ी पियेंगे। तो कहा गया है कि अगर चाय का कीमत बढ़ा दिया और मार्केट में हो गए, उनको पता चला कि चाय का कीमत इतना है और कॉफ़ी का कीमत इससे कम है, तो कहे कि चाय छोड़ो यार कॉफ़ी पी लेते हैं। अगर कॉफ़ी का कीमत ज़्यादा है तो कॉफ़ी का कीमत छोड़ देते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा महंगा बिक रहा है, हम लोग चाय पी लेते हैं। तो दोनों का पर्पस क्या है, सेम ही है। तो जिसका जो प्राइस से ज़्यादा रहेगा उसको हम कम इस्तेमाल करेंगे और जिसका प्राइस कम होगा उसका हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इसी को हम लोग जनरली स्थापन्न वस्तुएं कहते हैं। पूरक वस्तुएं क्या होती है, चलिए, पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के बिना काम ही नहीं आएगा। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा का भी डिमांड बढ़ जाएगा। जैसे वे वस्तुएं जो किसी निश्चित उद्देश्य के पूर्ति के लिए एक साथ प्रयोग किया जाता है, एक साथ दोनों प्रयोग होगा। पूरक वस्तु वे वस्तु होती है दोनों एक साथ प्रयोग होगा, दोनों में से किसी एक को हम सिंगल रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कार और पेट्रोल, बाइक और पेट्रोल, याद रखिएगा ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। अगर आपके पास कार है और पेट्रोल नहीं है तो कार चला पाइएगा, नहीं चला पाइएगा। दिमाग में आ रहा होगा सर अब इलेक्ट्रिक वाला भी आ गया है, इलेक्ट्रिक वाला चला लेंगे। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक नहीं हो, कार हो इलेक्ट्रिक ना हो, कैसे कार को चार्ज कीजिएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूरक वस्तुएं वैसी वस्तुएं होती है जो एक दूसरे के बिना काम ही ना हो। यानी कार और पेट्रोल का अगर एग्जांपल लिया जाए, आपके पास कार है लेकिन पेट्रोल भराने के लिए पैसे ही नहीं है, कार नहीं चलेगा। अब कहिएगा कि सर मेरे पास पेट्रोल है लेकिन कार ही नहीं है, तो क्या पेट्रोल को चलाइएगा आप? चलाना तो कार ही है। तो बिना कार का पेट्रोल कोई काम का नहीं, या बिना पेट्रोल का कार भी कोई काम का नहीं होगा। तो ऐसी दोनों वस्तुओं को जनरली हम लोग एक दूसरे का पूरक कहते हैं, याद रखिएगा, पूरक कहते हैं। अब आता है मांग का विस्तार, याद रखिएगा, मांग का
विस्तार हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मांग का विस्तार एवं संकुचन, विस्तार यानी उसका एक्सपेंड, संकुचन का मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट। तो कहा गया है कि किसी वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन पर मांग में जो परिवर्तन होता है उसी मांग वक्र का विस्तार अथवा मांग का संकुचन कहा जाता है। अगर कीमत में परिवर्तन होने पे मांग में जो बदलाव होता है, अगर किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने पे अगर उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है तो उसी को हम लोग जनरली मांग विस्तार या मांग संकुचन कहते हैं। अगर उसकी कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग बढ़ जाएगी तो उसे हम लोग मांग विस्तार कहेंगे, और कीमत बढ़ने पे उसकी मांग घट जाएगी तो कहा गया है कि उसे मांग संकुचन कहा जाता है। कहा गया कि मांग फलन क्या होता है, तो वस्तु की मांग और इसे प्रभावित करने वाले कारकों के बीच में जो क्रियात्मक संबंध जो करता है, जो संबंध बताता है, किसके बारे में संबंध बताता है, तो वस्तु और मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के बीच में जो संबंध स्थापित करता है, चाहे वो संबंध क्रियात्मक हो चाहे वो फलनात्मक हो, उसी को मांग फलन कहा जाता है। याद रखिएगा, मांग फलन कहा जाता है। अब मांग को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, ये सवाल आपके बोर्ड में पूछा गया है कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो कहा गया है कि पहली तो हो गया मांग को प्रभावित करने वाले वस्तु की मांग। वस्तु क्या है, ठीक है, इसे अगर आपके न्यूमेरिकल माध्यम में dx से डिनोट किया जाएगा। याद रखिएगा, dx, x छोटा होगा, याद रखिएगा, dx से जनरली इसे डिनोट किया जाता है। वस्तु की कीमत को px से डिनोट करते हैं। उपभोक्ता की आय को y से डिनोट किया जाता है। उपभोक्ता की आय को किससे, y से, और उपभोक्ता की पसंद तथा स्वाद को t से, यानी t फॉर टेस्ट से, और उपभोक्ता की संभावनाओं को ई से, इफिशियंसी बोल सकते हैं। धन का विस्तार को YD से डिनोट किया गया है, और जनसंख्या के आकार को P से, P फॉर पॉपुलेशन बोल सकते हैं, और संबंधित वस्तुओं की कीमत को PR से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पे बताया कि मांग को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला कारक है वस्तु की मांग, दूसरा कारक है वस्तु की कीमत, तीसरा कारक है वस्तु का आय, चौथा कारक है उपभोक्ता की पसंद, पांचवा कारक है वस्तु की संभावनाएं और धन का वितरण, छठा कारण है धन का डिस्ट्रीब्यूशन, चौथा कारण है जनसंख्या, और पांचवा कारण है संबंधित वस्तुओं की कीमत हो जाएगा। ये सारे जो है वो मांग के निर्धारित करने वाले तत्व हैं। और अगर अच्छा से समझना है तो मांग बढ़ने पे बस जैसे कीमत बढ़ने पे मांग क्या हो सकता है, घट जाएगा, और कीमत घटने पे मांग बढ़ जाएगा। वस्तु उपभोक्ता की आय, कंज्यूमर का अगर इनकम बढ़ने चला जाए तो वो महंगी से महंगी वस्तुएं भी खरीदना शुरू कर देगा। यानी वस्तु की जो है, आदमी की जो है वो आय पे भी डिपेंड कर रहा है। वस्तु की कंज्यूमर के पसंद पे भी डिपेंड होता है। कंज्यूमर का पसंद चीज़, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अलग अलग अपना अपना पसंद होता है और अपना अपना टेस्ट होता है। तो कहा गया है कि किसी वस्तु का जो मांग है उसके पसंद पे भी डिपेंड करता है। अगर वो महंगी से महंगी वस्तु है लेकिन उसको लगता है कि उसके पास पैसे हैं और वो उसे वो यूज जरूर करेगा। तो कहा गया है कि उसकी पसंद पे भी डिपेंड करता है। और संभावनाएं, भविष्य में वो खत्म होने वाली है कि भविष्य में वो बढ़ने वाली है, इस पे भी वस्तु की मांग पे निर्धारित करता है। अगर आपको पता चल जाए कि कल किसी चीज़ में कमी एकाएक आने वाली है और वो अभी 10 दिन 20 दिन या 1 महीने नहीं मिलेगा, 1 महीने के बाद मिलेगा, तो आप मार्केट तुरंत जाइएगा दौड़ते हुए और कहिएगा लाइए वस्तु हमें दे दीजिए, क्योंकि ये हमारे डेली की यूज करने की चीज़ें हैं। तो कहा गया कि वस्तु उपभोक्ता की संभावनाएं, ये सब। अब आते हैं मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये VVI है, ये याद रखिएगा, और ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और काफ़ी हम लोग आसानी माध्यम से लोच को पढ़ेंगे या लोच के प्रकार को ही पढ़ेंगे। लोच पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न भर भर के आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। बोर्ड में क्या, आपके कंपटीशन लाइन में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या। तो कहा गया है कि किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात यानी रेशियो, अनुपात यानी अनुपात ही मांग की लोच कहलाता है। अनुपात ही मांग की लोच कहलाता है। बोला गया कि किसी वस्तु के मांग में परिवर्तन, ठीक है, किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन, मांग में
प्रतिशत परिवर्तन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्रतिशत की बात हो रही है, तो किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को ही मांग का लोच कहा जाता है। अब ये निकालेंगे कैसे, चलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखने का तरीका भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखने के लिए पूछेगा। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, याद रखिएगा, स्मॉल ई और डी जो होगा वो कैपिटल होगा और नीचे होगा। कैसे लिखेंगे, तो वस्तु के लिए मांग में परिवर्तन, मांग में प्रतिशत, तो परिवर्तन को जनरली हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, प्रतिशत को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, और डिमांड को हम लोग क्यू से, ठीक है, क्वालिटी डिमांड को हम लोग क्यू से डिनोट करेंगे, याद रखिएगा। और कहा गया कि जब इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो हम लोग इसको क्या करना होगा, 100 से मल्टीपल करना होगा, और यहाँ Q1 होगा, यानी पहली मात्रा जो होगी वो हो जाएगी, पहली मात्रा हो जाएगी। और इसको हम लोग किससे भाग देना होगा, तो डेल्टा P से, डेल्टा P यानी प्राइस में परिवर्तन, और इसको भी प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू 100 करना होगा, और नीचे में P1 देना होगा, नीचे में क्या देना होगा, P1 देना होगा, याद रखिएगा। अब इसी चीज़ को हम लोग जनरली अगर हम इसको नॉर्मल फॉर्म में इसको लिखा जाए तो कैसे लिखा जा सकता है, तो याद रखिएगा डेल्टा Q इंटू 100, और ये जो सबसे नीचे जो P1 है ना, ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और इधर देखिएगा तो डेल्टा Q1 इंटू, सॉरी यहाँ पे डेल्टा नहीं होगा, यहाँ पे Q1 हो जाएगा, डेल्टा P1 हो जाएगा, याद रखिएगा डेल्टा P हो जाएगा, और इंटू 100 हो जाएगा। 100 से 100 आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो 100 से 100 कटने के बाद डेल्टा Q बाई Q, और नीचे में डेल्टा P, और P कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको हम लोग मैथ के माध्यम से भी आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके और हम लोग डिटेल को पढ़ेंगे, आगे देखिएगा मिलेगा आपको, जहाँ डेल्टा P क्या बता रहा है, कीमत में परिवर्तन को बता रहा है, और डेल्टा Q वस्तु की मात्रा में परिवर्तन को बताता है। अब आते हैं, मान लीजिए एक चलिए पीछे हमने फॉर्मूला बताया, अब उससे हम लोग क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो बोला गया कि मान लीजिए कि ₹5 प्रति केले, यानी एक केले का दाम 5 रुपये, प्रति का मतलब एक होता है, तो मान लीजिए कि एक केले का दाम जो है वो कितना रुपया है, तो एक केले का दाम 5 रुपया है माना गया। कहा गया कि एक उपभोक्ता 15 केले खरीदते हैं। बोला गया कि मान लीजिए कि 5 रुपये प्रति केले के भाव से एक उपभोक्ता जो है वो 15 केले खरीदा, ठीक है। अगर 1 रुपया कीमत है एक केले का, तो वो बोला कि ठीक है हम 15 केले खरीदते हैं, एक केले का 5 रुपया के दर से वो 15 केले खरीदता है। जब कीमत 7 रुपये प्रति केले हो गया, यानी अब एक केले का कीमत कितना हो गया, 7 रुपया होगा, एक केले का कीमत कितना हो गया, 7 रुपया होगा, समझिएगा। ऐसे यहाँ पर भी आपका दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, पुरानी कीमत क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पुरानी कीमत दिया हुआ है, तो पुरानी कीमत कितना है, 5 रुपया, नई कीमत कितना है, 7 रुपया। जब पुरानी कीमत थी तो व्यक्ति 15 केला खरीद रहा था, जब नई कीमत आई तो व्यक्ति कितना केले खरीद रहा है, 12 केले खरीद रहा है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, मांग की लोच ज्ञात कीजिए। चलिए केलों की मांग की लोच कैसे हम लोग निकालेंगे, तो हमने पढ़ा था कि पहले हमें तो क्या निकालना होगा, डेल्टा Q निकालना होगा। तो डेल्टा Q कैसे निकालेंगे, तो कहा गया कि डेल्टा Q निकालने के लिए Q2 में से Q1 को माइनस कर देंगे। Q2 में से किसको माइनस करें, यानी क्वांटिटी 2 में से क्वांटिटी 1 को माइनस कर देंगे। तो आइए हम लोग क्या हो जाएगा, क्वांटिटी 2 कितना है, 12 है, क्वांटिटी 2 कितना है, 12 है, तो 12 और माइनस कितना हो जाएगा, 15। तो 12 में से 15 जाएगा, कहेगा सर 12 में से तो 15 घटेगा, नहीं घटेगा सर, निगेटिव में घटेगा, तो माइनस कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। माइनस कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। चलिए ये तो हमको डेल्टा Q पता हो गया कि डेल्टा Q का वैल्यू कितना है, -3 है। अब आते हैं डेल्टा P कैसे निकलेगा। चलिए डेल्टा P निकलेंगे तो P2 में से हम लोग P1 को माइनस कर देते हैं। P2 में से किसको माइनस कर देंगे, P1 को माइनस करेंगे। आते हैं P2 कितना है हमारा, तो P2 हमारा 7 है, और P1 कितना है हमारा 5, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसको हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग मांग की लोच निकाल देते हैं, प्रतिशत लोच। मांग की प्रतिशत लोच निकालने के लिए क्या बताए थे, तो डेल्टा Q इंटू
P बता दिए थे, और यहाँ पे Q इंटू Q का मतलब यहाँ पे Q1 याद रखिएगा, Q1 रहेगा नीचे में, और यहाँ पे हो जाएगा ये P1 होगा, और ये हमारा डेल्टा P हो जाएगा। अब इस पे रख दीजिए, जनरली आपका क्या आंसर आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा। जनरली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 बाई आपका 40 आ जाएगा। आपके पास नोटबुक है, नोटबुक में इस चीज़ को आप लोग करके देखिएगा, 20 बाई 40 आ जाएगा। इसी को जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको डेसिमल में चेंज किया जाए तो 0 से 0 कट गया, 2 से 4 1/2, 1/2 का मतलब होता है हाफ, हाफ को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, 0.2 बोलते हैं, 0.5 बोलते हैं। हाफ को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, 0.5 का मतलब हाफ होता है। तो आप इसको खुद से भी सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा यहां से। चलिए, सबसे भी आए, अब हम लोग इसको और एक्सप्लेन के माध्यम से करते हैं। लोच के अलग अलग प्रकार के बारे में जानते हैं। कहा गया है कि लोच की 5 श्रेणियां होती है। कितनी श्रेणियां, और यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। कहा गया है कि मांग की लोच की श्रेणियां कितनी हैं, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे कि इसकी श्रेणियां जनरली कितनी है, तो 5 श्रेणियां हैं। डिमांड की 5 से इलास्टिसिटी जो डिग्री होगी, श्रेणियां यानी डिग्री बोला गया है यहाँ पर। सबसे पहला है सापेक्ष लोचदार मांग। सापेक्ष लोचदार मांग, जिसे हम लोग रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहा जाता है। इसका वैल्यू क्या होता है, तो कहा गया है कि सापेक्ष लोचदार मांग का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। हमेशा इसका वैल्यू 1 से क्या होगा, बड़ा रहेगा। यानी अगर डिमांड का मांग 1 से बड़ा हो जाए, डिमांड का मांग 1 से क्या हो जाए, जैसे अगर डिमांड की मांग 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, यानी 1 से आपका क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जाए, इसी को हम लोग सापेक्ष लोचदार मांग कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोच निकालिएगा और उसका वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा बड़ा आ जाए तो समझिए वो कैसा लोचदार है, वो तो लोचदार होगा, साथ ही साथ कैसा लोचदार होगा, सापेक्ष लोचदार डिमांड यानी मांग कहलाएगा। दूसरा बोला गया है कि जिसका वैल्यू सर 1 से कम आ जाए। 1 से कम का मतलब क्या हो जाएगा, 1 से कम का मतलब -1 समझ लीजिए, -2 समझ लीजिए, -3 समझ लीजिए, -4 समझ लीजिए, यानी माइनस में आ जाए। 1 से कम क्या होगा, या तो 0 होगा, लेकिन 0 के लिए हमें अलग पढ़ना है, यानी 0 के लिए हमें अलग जानना है। यानी 1 से कम, यानी अगर माइनस में आता है तब वो बेलोचदार है, तब वो बेलोचदार। सापेक्ष तो होगा, लेकिन सापेक्ष के साथ साथ क्या होगा, बेलोचदार होगा। अगर इलास्टिसिटी का, अगर लोच का वैल्यू 1 आ जाए, लोच का वैल्यू कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो जब लोच का वैल्यू 1 आए उसी को हम लोग लोचदार कहते हैं। लोच का वैल्यू कितना हो जाए, 1 हो जाए, उसे हम लोग लोचदार कहते हैं। और लोच का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाए उसे सापेक्ष लोचदार कहेंगे। ध्यान समझिएगा, लोचदार कब होगा, जिसका वैल्यू 1 के बराबर, जिस लोच का वैल्यू 1 के बराबर होगा वो लोचदार होगा, और जिसका वैल्यू 1 से अधिक हो जाएगा वो सापेक्ष लोचदार हो जाएगा। जिसका वैल्यू 0 के बराबर हो, 0 के बराबर हो, जिसका वैल्यू किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, वो पूर्ण बेलोचदार हो जाएगा। यानी अगर लोच का वैल्यू 0 हो गया वो पूर्ण हो गया, और पूर्ण के साथ बेलोचदार हो गया। पूर्ण के साथ क्या हो गया, बेलोचदार हो गया, याद रखिएगा। अगर जिसका वैल्यू इन्फिनाइट हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, इन्फिनाइट हो जाए, अनंत हो जाए, क्या हो जाए, तो वो हो जाएगा पूर्ण लोचदार हो गया। डिमांड का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट आ जाए, तब उसे हम लोग पूर्ण लोचदार कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण लोचदार कहा जाता है। और इसको इस तरह से आप लोग को दिखाया गया है, इस ग्राफ है, इस ग्राफ को देखिएगा, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। कहा गया है कि मांग वक्र की दिशा में लोच, मांग वक्र की दिशा में लोच क्या होगा। चलिए, तो कहा गया है कि एक मांग की कीमत लोच रेखीय मांग वक्र पे अलग अलग बिंदुओं पर भिन्न है। बिल्कुल अलग अलग बिंदुओं पे मांग का क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे आपको ग्राफ के माध्यम से ही बताया गया। एनसीईआरटी किताब आप उठा के देखिएगा, आपको ये चीज़ मिलेगा। इस तरह से हम लोग लोच की कीमत को हम लोग जानते हैं। कहा गया है कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनाइट होगा तो क्या होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण लोचदार मांग कहते हैं। यहाँ पे मांग 1 से ज़्यादा हो गया, यहाँ पे मांग जो हो गया 1 के बराबर हो गया, यहाँ पे मांग जो हो गया 1 से कम हो गया, और यहाँ पे मांग जो है वो 0 के बराबर हो गया। मांग की लोच, सॉरी, मांग की लोच यहाँ पे 0 के बराबर हो गया।
अब होते हैं मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। हमने उधर मांग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे, मांग की लोच की को प्रभावित करने वाले, तो दोनों का कारक लगभग सेम ही है। दोनों का कारक क्या है? तो कहा गया कि वस्तु की प्रकृति, हम लोग जान चुके हैं कि वस्तु का नेचर पे हम लोग मांग का डिपेंड होता है। वस्तु के नेचर पे मांग क्या होता है, जो होता है वो निर्भर करता है। दूसरा है स्थापन्य वस्तुओं की उपलब्धता। अगर आपके पास स्थापन्य वस्तुएं की उपलब्धता होगी, आपकी मांग भी होगी, वो बदलती चली जाएगी। आय स्तर, आय बढ़ रहा है कि घट रहा है, वस्तु की कीमत में क्या परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि घट रहा है वस्तु की कीमत, की वस्तु की कीमत बढ़ रहा है। आगे दिया गया समय अवधि, टाइम पीरियड। समय अवधि को क्या जनरली हम लोग कहते हैं, टाइम पीरियड्स कहा जाता है। समय अवधि को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड्स कहते हैं। टाइम पीरियड्स क्या है? स्वभाव एवं आदतें, जो कंज्यूमर है उसकी आदतें क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उस पर भी मांग की लोच डिपेंड करता है। व्यय की खर्च करने वाली राशि, और वस्तु का अगर वैकल्पिक प्रयोग हो, अगर वस्तु का ऑप्शनल दिया गया, आपके पास ऑप्शन दे दिया जाए, वो भी एक तरह से मांग की लोच को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक है। कारक या घटक बोल सकते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ से सवाल ये पूछा गया है कि मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। आगे दिया गया है कि मांग की लोच को मापने की रीतियां। चलिए, मांग की लोच को मापने की 3 रीतियां हैं। कौन कौन सी रीतियां हैं? तो पहला रीति का नाम है प्रतिशत रीति, और ये आपके एमसीक्यू में पूछा गया है कि प्रतिशत रीति को हम लोग किस नाम से जानते हैं। इसे आनुपातिक रीतियां भी कहा जाता है। दूसरा है ज्यामिति रीति, या इसी को हम लोग बिंदु रीतियां भी कहते हैं। और तीसरा है कुल व्यय रीति। याद रखिएगा, ये तीनों जो रीतियां हैं वो किसको मापने की रीतियां हैं, मांग की लोच को मापने की ये तीनों रीतियां हैं। कहा गया है कि प्रतिशत या अनुपातिक रीति का जो प्रतिपादक है वो किसके द्वारा दिया गया, तो प्रोफेसर फ्लक्स ने दिया। और ये भी आपके एग्जाम में बोर्ड में प्रश्न पूछे गया है कि बताइए कि अनुपातिक रीति या प्रतिशत रीति का प्रतिपादक किसे माना गया है, तो फ्लक्स को माना गया है। वहीं कुल रीति के प्रतिपादक किसे माना गया है, तो ये मार्शल को माना गया है। और ये आपके लिए VBI है, याद रखिएगा। अब आते हैं लोचदार मांग कैसे निकाल सकते हैं। चलिए, उदाहरण भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि जब तक आपको उदाहरण नहीं बताया जाएगा, आप एग्जाम में किस तरह से प्रश्न को बनाएंगे आपको नहीं समझ में आएगा। तो आज हमारे पास जो मांग की लोच के लिए है, उदाहरण के साथ पढ़ेंगे कि हर एक प्रश्न को कैसे आपके एग्जाम में बना सकते हैं। जो CBSE के बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि कुछ जो हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं, बहुत सारे बातों को इंग्लिश भाषा में भी बोल रहे हैं ताकि आपको भी समझ में आए। और बाकी जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको तो आपको हिंदी में तो दिखाया भी जा रहा है, पढ़ाया भी जा रहा है। तो दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और ख़ास करके जो CBSE के जो बच्चे हैं उनको तो इस तरह से प्रश्न भर भर के पूछा जाता है निकालने के लिए। और बाकी जो हिंदी मीडियम बोर्ड में है वहाँ से भी लोच के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोनों देखिए किस तरह से हम लोग इस चीज़ को निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन भी होता है कि सर कैसे हम न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। तो देखिए कैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स को कवर करते हैं। कहा गया है कि वस्तु की 2 कीमतें दे दी गई है। वस्तु की 2 कीमतें हैं। वस्तु की कीमत है 5 रुपया, वस्तु की अगर एक वस्तु की कीमत है 5 रुपया और फिर उसकी कीमत घटाकर कर दिया गया 4 रुपया। अब कहा गया है कि वस्तु की जब कीमत 5 रुपया थी तो कहा गया है कि वस्तु 10 खरीदा जा रहा था, और वस्तु की कीमत घटा करके 4 रुपया कर दिया गया तो अब वस्तु 15 खरीदा जा रहा है। यानी वस्तु की कीमत घटने पर वस्तु का डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वस्तु की कीमत घटने पे वस्तु का डिमांड बढ़ रहा है। अब इसमें लोचदार मांग किसे कहा जाता है, तो आपको पहले ही बता दिया गया था कि लोचदार मांग किसे कहेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं कीमत लोच। पहले तो हम लोग कीमत लोच निकाल लेते हैं। पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कीमत लोच निकाल लेते हैं। तो कीमत लोच यानी हमने पढ़ा था कि पहले तो इसका अनुपात निकाल लेते हैं। क्या होगा, तो डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। चलिए, क्यू यानी मात्रा, क्यू यानी वस्तु की मात्रा, यानी डेल्टा क्यू बराबर हमने अभी क्या पढ़ा था, तो सर Q2 में से Q1 को घटा दीजिए। Q2 में से किसको घटा दीजिए, Q1 को घटा दीजिए। तो घटा देते हैं। Q2 कितना हो जाएगा, 15 है, और Q1 कितना है हमारा, 10 है। इसका कितना आंसर आएगा, 5 आएगा। चलिए अब डेल्टा P निकाल देते हैं हम लोग। तो डेल्टा
डेल्टा पी कैसे निकालेंगे, तो P2 में से P1 को घटा देते हैं, P2 में से किसको घटा देते हैं, P2 को घटा देते हैं, P2 में से P1 को घटा देते हैं। P2 कितना हमारा 4 और ये हमारा 5 है, घटेगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। अब इसको हमको क्या निकालना है, तो लोच निकालना है। तो लोच में बताए थे कि मांग का अनुपातिक परिवर्तन और कीमत का अनुपातिक परिवर्तन कितना हो गया यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इसको बनाया हुआ भी गई है, यानी डेल्टा क्यू बाई, तो पहले डेल्टा क्यू कितना आया हमारा 5 आया, और Q1 हमेशा नीचे रखना है, तो Q1 का वैल्यू कितना है 10, और इसके नीचे थोड़ा सा इसको अब इसके नीचे यहाँ पे देख लेते हैं और क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमारा डेल्टा P कितना है, तो -1 है, और हमारा P1 कितना है हमारा, तो P1 हमारा 5 है। जब इस तरह से रहे, 4 पार्ट में रहे, तो सबसे नीचे वाले को हम लोग जनरली कहाँ कर देते हैं, सबसे ऊपर कर देते हैं, यानी 5 × 5 10 × 1, और माइनस का साइन याद रखिए, अगर आपने मैथ पढ़ा है तो माइनस का साइन कभी नीचे नहीं रहता है, ऑटोमेटिक वो माइनस का साइन शिफ्ट होकर कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर में यानी ऊपर में चला जाता है। ठीक है, तो ये माइनस ऊपर में चला गया, यहाँ पे दिया हुआ है आपका। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसको 2 बार में काट दीजिएगा, 2.5 आ जाएगा। कहा जा रहा है कि ऋणात्मक चिन्ह हमें क्या बताता है, तो ऋणात्मक चिन्ह बोल रहा है कि कीमत और मांग के ऋणात्मक संबंध को, यानी एक दूसरे के विपरीत संबंध को बता रहा है कि अगर कीमत के घटने से मांग की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। इसी को जनरली हम लोग सापेक्ष लोचदार कहते हैं। सापेक्ष लोचदार में हमने क्या पढ़ा है, जहाँ पे मांग की लोच क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस को अगर आपको छोड़ दिया जाए, माइनस क्या बता रहा है, याद रखिएगा कि माइनस आपको ये नहीं समझिएगा कि माइनस आपको बेलोचदार सोच कर रहा है, माइनस ये सोच कर रहा है कि यहाँ पे कीमत में क्या हो गया है, कमी होने पे मांग में क्या हो गया है, बढ़ गया है। चलिए आगे आते हैं बेलोचदार के बारे में। चलिए, बेलोचदार मांग का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो वस्तु की कीमत थी 10 और वस्तु कितना खरीदा जा रहा था 4, अब वस्तु की कीमत हो गया है 2 और वस्तु खरीदा जा रहा है 5 खरीदा जा रहा है। तो सेम उसी तरह से हम लोग सेम यहाँ पर भी निकालेंगे जिस तरह से इसके पीछे वाले प्रश्नों को निकाले थे। पहले हम लोग डेल्टा पी या पहले डेल्टा क्यू निकाल लीजिए, इस तरह से ये निकलेगा और इसी के अनुपात को जनरली हम लोग सॉल्व कर दिया जाएगा, तो आपका बेलोचदार का उदाहरण आ जाएगा। यानी आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से उसे मल्टीपल कीजिए, अगर प्रतिशत में नहीं चेंज करना है तो उसे 100 से मल्टीपल नहीं कर दिए, बस यही बताया जा रहा है। यहाँ पर भी सेम है कि 10 कीमत है तो 100 बस मांगी जा रही है, 15 कीमत होगी, तो अब देखिए यहाँ पे कीमत बढ़ने से ये क्या हो गया, हमारा मात्रा घट गया। सेम काम यहाँ पर भी किया गया है और यहाँ पे भी, अर्थात मांग की लोच कितनी हो गई, 1 हो गई। मांग की लोच यहाँ पे कितनी हो गई, 1 हो जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं इकाई लोचदार कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इकाई लोचदार भी कहा जाता है। जब मांग की लोच 1 हो जाएगी तो उसे हम लोग इकाई लोचदार कहते हैं। अब आते हैं पूर्ण बेलोचदार, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी डिमांड कहा गया है। तो कहा गया है कि वस्तु की कीमत 10 है और मांग 100 रुपया, वस्तु की कीमत अगर बढ़ा भी दी जाए तो वो ये हमारी डेली लाइफ का चीज़ है। अगर वस्तु की कीमत कितना भी बढ़ा दिया जाए, हमारी मांग में अगर कोई कमी नहीं होती है, तब इस तरह के प्रश्नों को जनरली हम लोग किस रूप में जानते हैं, पूर्ण बेलोचदार के मांग में जाते हैं। क्यों? क्योंकि मांग को अगर हम घटाएंगे, Q2 में से Q1 को घटाएंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, शून्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो जो मांग है वो अगर शून्य आता है, कब, जब कीमत बढ़ने पे और कीमत घटने पे मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण बेलोचदार मांग कहते हैं। और उसका ग्राफ देखिएगा इस तरह से होगा, एक दूसरे का पैरेलल होगा। उसका ग्राफ जनरली क्या होगा, एक दूसरे का वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। याद रखिएगा, वाई एक्सिस का पैरेलल का मतलब होता है एक्स का वैल्यू 0। एक्स का वैल्यू 0 कहने का मतलब हो गया मांग जो है यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब एक्स का वैल्यू 0 आ जाएगा, समझिए कि वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। और वाई एक्सिस के पैरेलल का मतलब एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये सारी चीज़ आपको, ये एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के बारे में आपको 10th क्लास में जरूर पढ़ाया गया होगा, याद रखिएगा।
आगे दिया गया है पूर्ण लोचदार मांग। अब पूर्ण लोचदार मांग में क्या होगा कि वस्तु की कीमत वही है, वस्तु की कीमत वही रखी गई है, लेकिन मांग जो है वो घट रहा है और बढ़ रहा है। वस्तु 10 रुपया था, हम 100 खरीद रहे थे, वस्तु 10 ही रुपया है, हम 120 खरीद रहे हैं। तो इस तरह में अगर कीमत में परिवर्तन, अगर कीमत का वैल्यू शून्य हो जाए, कीमत का वैल्यू क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो ये हमेशा किसके पैरेलल होगा? अगर कीमत जीरो हो जाए, याद रखिएगा प्राइस जीरो हो जाएगा, तो वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा? पैरेलल समझ ही रहे होंगे आप लोग। पैरेलल को हिंदी में क्या कहते हैं? समानांतर। पैरेलल को हिंदी में क्या कहते हैं? समानांतर कहा जाता है। तो कहा गया है कि जब आपका कीमत जो होगा, कीमत में कोई परिवर्तन ना होगा, लेकिन मांग में अगर परिवर्तन हो रहा है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस के पैरेलल कहता है, और वो पूर्ण लोचदार होता है। वो पूर्ण क्या होता है? लोचदार होता है, और उसका सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिया गया है, याद रखिएगा। तो इस तरह ऐसे जो रहेगा, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई चीज़ होता है तो वो पूर्ण लोचदार होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो पूर्ण बेलोचदार होगा। और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाए हैं और एमसीक्यू में ये पूछा जाता है, और आपको ग्राफ के माध्यम से बताने के लिए सब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हमारे डिमांड चैप्टर का महत्वपूर्ण चैप्टर 2 का उपभोक्ता के सिद्धांत का, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत का डिमांड चैप्टर था, याद रखिएगा। और डिमांड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बोर्ड में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं डिमांड। आई होप आपको डिमांड समझ में आया होगा। चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग लागत के बारे में पढ़ेंगे, याद रखिएगा, कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 3 के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। ये चैप्टर 2 का पार्ट 2 था, डिमांड था, और इसके एमसीक्यू को भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रश्नों को नहीं बनाइएगा तब तक आपको बोर्ड में समझ में नहीं आएगा कि क्या आंसर होगा। तो हम लोग एमसीक्यू को भी जल्द ही कवर करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, मिलिएगा। नेक्स्ट चैप्टर 3 एनसीईआरटी।